नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आशीष पुनिया और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आपकी ही रिक्वेस्ट के चलते हुए हमने रजत मेहता जी को दोबारा से इस चैनल पे बुलाया है। जैसे कि हमने पिछली साल 2023 में जनवरी के महीने में इन्हें बुलाया था और इन्होंने पूरा पीछे क्या हुआ है, बिहाइंड द कर्टन्स आगे क्या होगा और किस तरीके से इवेंट्स आगे ओपन अप होंगे, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज भी इस वीडियो के अंदर हम यही जानेंगे कि अभी करंटली क्या चल रहा है, हम कहां खड़े हैं और हमें कहां ले जाया जाएगा 2024, 25, 26 तक। तो रजत जी इस टॉपिक पे बिल्कुल एक्सपर्ट हैं, जो कि एक योगी भी हैं और साथ में इस दुनिया के अंदर रह के सबको समझा रहे हैं कि हमें किस तरीके से अपने आप को सेव करना है और आगे बढ़ते रहना है और अपना क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है इंडिविजुअल लेवल पे। तो रजत जी नमस्कार, थैंक्स फॉर कमिंग अगेन। और मैं आपसे बहुत सारी चीजें जानना चाहता हूं, हमेशा दिमाग में यही चलता है कि कब रजत जी से बात हो और हम कुछ ना कुछ नया इनसे जाने। सो माय प्लेजर आशीष जी फॉर कॉलिंग मी अगेन। और पिछली बार की तरह पिछली बार तो फिर हमारा बहुत ही ज्यादा एक हाई लेवल का एक ओवरव्यू टाइप का सेशन था। इस बार हम थोड़ा थोड़ा जो जो चीजें जो जो फील्ड लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं, लोगों को इम्पैक्ट करती हैं, तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम इस पॉडकास्ट को थोड़ा सा डिवाइड करके वी विल डिस्कस एंड कवर ऑल द टॉपिक्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे हिसाब से अभी हम करंटली किस सिचुएशन में खड़े हैं वर्ल्ड लेवल पे, पॉलिटिकली, इंडिया, हम एज इंडिया किस डायरेक्शन में जा रहा है, और जो अभी इलेक्शंस भी होने हैं 2024 में, इंडिया में होने हैं, यूएस में होने हैं। तो आप इस पूरे सिनेरियो को किस नजर से देखते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले पॉलिटिक्स के नजरिए से केवल देखते हैं, इकोनॉमी हम बाद में कवर करेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स वो हैंड इन हैंड। राइट। तो आपने देखा होगा हमेशा हिस्टोरिकली जो भी रिलेटिवली स्टेबल पॉलिटिकल पीरियड रहा है वो इकोनॉमी और ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स के लिए भी स्टेबल रहा है। जब यहां पे वॉलेटिलिटी होती है तो इकोनॉमी में वॉलेटिलिटी होती है। अब आपने देखा होगा पिछले एक साल से, खास तौर से लगभग मिड ऑफ 2022, लगभग डेढ़ साल से वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है। मतलब जो एक एक महीने या एक एक साल में स्टॉक मार्केट्स में मूवमेंट आता है वो एक एक हफ्ते में, एक एक दिन में आता है। सो वन हैज टू बी वेरी वेरी ब्रेव अंदर, अगर कोई कोई इन्वेस्टेड है तो। क्योंकि यूएस और इंडिया अभी टाइम साइकिल वाइज, क्योंकि मैं टाइम साइकिल्स पे बहुत जोर देता हूँ, मैं टाइम पे बहुत जोर देता हूँ, क्योंकि लीडर्स तो आते जाते रहेंगे, जैसे प्लेयर्स आते जाते रहते हैं। सचिन आया सचिन गया, लोग कहते थे सचिन नहीं होगा तो हम क्रिकेट देखना छोड़ देंगे, लेकिन देखते हैं हर कोई, क्योंकि वो कंट्री अभी भी है, वो टीम हमेशा रहेगी। प्लेयर्स विल कम एंड गो, ऐसी लीडर्स विल कम एंड गो, बट द कंट्री विल रिमेन। तो इंडिया के लिए खास तौर से, हालांकि मैं जब अपना पॉलिटिकल व्यू देता हूं तब लोग, कोई कुछ कहता है, कोई कांग्रेसी कहता है, कोई कुछ कहता है, पर वी शुड नॉट गिव एनी ब्लैंकेट सपोर्ट टू एनीवन। ये हमारा एज अ सिटीजन हमारा दायित्व है, और पहले ऐसा नहीं होता था। तो यही ताज्जुब होता था कि इंडिया, हालांकि यूके और यूएस के कंपैरेटिवली अगर देखो तो बहुत एक यंग डेमोक्रेसी है, पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी है, लेकिन एज वाइज बहुत यंग है, 1947 से अब तक। लेकिन तब भी मुझे याद है 2014 से पहले कोई भी गवर्नमेंट होती थी, कुछ सही करती थी हम उनको अप्रिशिएट करते थे, कुछ गलत होती थी हम उनको क्रिटिसाइज करते थे। कोई एक डिसीजन हो, हर डिसीजन पे हर किसी का एक ओपिनियन होता था, हर कोई एक्सपर्ट बनता था कि ये सही है या ये गलत है। अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि कंट्री एक किसी लीडर को ब्लैंकेट सपोर्ट देने लगी, या ब्लैंकेट अपोज करने लगी। जो उनकी फेवर में है बस आंख बंद करके जो इन्होंने किया सही किया होगा, जो अपोज में है जो किया गलत किया। वो एक बहुत ही नेगेटिव चीज होती है फॉर अ कंट्री, क्योंकि फिर एक डिवाइड बन जाती है बीच में सोसाइटी के, ऑन बेसिस ऑफ थिंग्स। और उसको सबसे बुरी डिवाइड होती है अगर वो रिलीजन के बेस पे बन जाए, क्योंकि एक घर जैसे अगर बंटा हुआ हो फैमिली मेंबर्स के बीच में, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हाँ, अब इंडिया टाइम साइकिल में इस जगह पे है
कि जब चाइना गिर रहा है तो वहां का पैसा इंडिया में आएगा। वो टाइम साइकिल है। इसलिए मैं बहुत बार मैंने ग्रुप पे भी बोला है, दिस राइज ऑफ इंडिया जो भी है, और आप लिख के ले लीजिए, 2035, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूं पिछले 3-4 साल में, 2035 प्लस माइनस वन वन ईयर, इंडिया एक सुपर पावर होगा। ऐसा नहीं है इंडिया सुपर पावर होगा तो यूएस खत्म हो गया, लोग ऐसे सोचते हैं बिल्कुल एक्सट्रीम में। नहीं, यूएस विल स्टिल रिमेन अ पावरफुल कंट्री, यूएस विल स्टिल रिमेन वन ऑफ द सुपर पावर। लेकिन इंडिया को जैसे लोग अवॉइड करते थे, इंडिया जो चेस के ऊपर एक महत्वपूर्ण प्लेयर नहीं था, वो सब खत्म हो जाएगा। मिलिटरीली, पॉलिटिकली, खास तौर से स्पिरिचुअली, इंडिया विल बी द लीडर। और वो टाइम साइकिल है, वो एक समय है। वो समय का पहिया जब चलता है, वो सब चीजें वैसे की वैसी, प्रकृति जो है वो परिस्थितियां बना देती हैं। ऐसा नहीं कि ये एक लीडर आया और इसने में ऐसा बना दिया। नो 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 नो, इंडिया की वो टाइम साइकिल है। तो इसलिए इंडिया में एफडीआई आएगा, पैसा आएगा, लेकिन वो दिखा देना, देखो जीडीपी नंबर बढ़ रहा है इसलिए हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, जीडीपी नंबर बढ़ रहा है, पर वो हमेशा बढ़ेगा। इस टाइम पे कोई भी सरकार होती, बढ़ता, किसी का थोड़ा सा कम, किसी का थोड़ा सा ज्यादा, मगर देश के जो सिटीजन्स हैं वो किन लाइंस पे सोच रहे हैं, किन लाइंस पे एक दूसरे के प्रति उनका स्नेह या घृणा उत्पन्न हो रही है। और वो सारे छोटे छोटे रीजन, और एक छोटी सी एक और चीज है, क्रोनी कैपिटलिज्म इंडिया में जो बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अचानक से आपने देखा होगा स्टार्टिंग में सबसे पहले आरटीआई को डिसॉल्व कर दिया जाता है, क्योंकि अगर कुछ भी सरकार कुछ भी ऐसा करेगी जिससे सरकार को जवाब देने में मुश्किल हो जाए, क्योंकि आरटीआई के हिसाब से आपको देना पड़ेगा, तो सबसे पहले उस लॉ को ही डिसॉल्व कर दो, उसको इतना डाइल्यूट कर दो कि उसका कोई महत्व ही ना रह जाए। दूसरा, अचानक से रामदेव जी अपनी, जब नूडल्स का लॉन्च करना था उनको, अचानक से उससे कुछ महीने पहले, अचानक, आज तक कभी नहीं हुआ, उसके बाद भी सब कुछ अचानक से सही हो गया। मैगी में अचानक से लीड मिल जाता है, लेड, जो कि सेहत के लिए खराब है। कितने महीनों के लिए मैगी बैन, क्यों? किसी के लिए रास्ता बनाया जा रहा था। अचानक से रामदेव जी रुचि सोया नाम की कंपनी खरीदते हैं जो पाम ऑयल बनाती है। अचानक से मलेशिया से जो पाम ऑयल सस्ते दामों पे इंपोर्ट होता था, जिससे इंडिया प्लेयर जो है compete नहीं कर पाते थे, वो मलेशिया से पाम ऑयल बैन कर दिया, कि उन्होंने एंटी इंडिया को कमेंट दे दिया वहां के प्राइम मिनिस्टर ने। और यहाँ के पाम ऑयल जो है एकदम महंगा हो गया, एकदम 50-60% महंगा हो गया। तो किसको फायदा हुआ? अचानक से रिलायंस का, जब अभी रिसेंटली जब टेबलेट आना था, तो अचानक से इंडिया ने फॉरेन कंपनीज के जो टेबलेट्स या आईपैड जो होते हैं उनके इंपोर्ट रूल्स चेंज कर दिए। तो कुछ महीने के लिए वो टेबलेट के इंपोर्ट ही नहीं हुए। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये मतलब टाइमिंग ऐसी है। अब फॉर एग्जांपल, अब जियो फाइनेंशियल, रिलायंस जियो का जियो फाइनेंशियल नाम की कंपनी, जो भी बहुत सारे अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ब्लैक रॉक से मिलके, जो यूएस की एक सबसे बड़ी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, उनके साथ मिलके वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाने वाली है। तो उससे पहले उनका रास्ता बनाने के लिए क्या किया? अभी आपने न्यूज में सुना होगा पेटीएम के साथ जो कुछ हो रहा है। हम्म। तो ये सारी चीजें जो है, ये क्रोनी कैपिटलिज्म होता है, व्हेन अ फ्यू कॉर्पोरेट्स स्लीप इन द सेम बेड विद द गवर्नमेंट। तो वो फिर देश के लिए बहुत खराब। मैं नहीं कह रहा कि पहले पहले नहीं होता था, एक लिमिट में हर देश में होता है। जैसे फेसबुक के मार्क जकरबर्ग, मेटा के मार्क जकरबर्ग ने पिछले इलेक्शन से पहले सबसे ज्यादा डोनेशंस बाइडेन को दिए थे, क्योंकि वहां की बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं वो डेमोक्रेट लीनिंग है, उनके अलग अलग रीजंस हैं। मगर वो सारा ओपन में होता है। और ऐसा नहीं होता अगर बाइडेन को उन्होंने दिया, मान लो ऑपोजिशन का कोई ट्रम्प जीत जाता, तो वो मार्क जकरबर्ग को आईटी की रेड करवा के जेल में डाल देता। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं, कि आज आपने कुछ ऑपोजिशन के लिए कुछ सही बोला, या ऑपोजिशन के लिए कुछ आपने उनको फायदा किया, कल ईडी आईटी आपके घर आ गई। सो ये जो सारी चीजें हैं, ये हम पहले बचपन में न्यूज़पेपर में पढ़ते थे, कि ये क्यूबा में, चाइना में, ईरान में, ये जो बनाना रिपब्लिक जिनको हम कहते हैं, उन बनाना रिपब्लिक्स में हम्म। होता था। हम्म। तो अभी का जो इलेक्शन है इंडिया का, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि हर किसी का अपना हक है हर किसी को चूज करने का। अभी भी गवर्नमेंट्स के बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं, यूपीआई,
इंडिया में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, खुद आत्मनिर्भर होना डिफेंस में, खास तौर से बहुत सारी, हर किसी की अच्छी चीजें भी होती हैं, गलत चीजें भी होती हैं। अब वो एक इंसान को अपने आप से पूछना है कि मेरे मॉरल्स के हिसाब से, मेरी नैतिकता के हिसाब से मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, और उससे आप चूज करिए। यू आर फ्री टू चूज। बस ये है कि आप उस चीज पे ना जाएं जो आपको 24/7 मीडिया में दिखाया जाता है, जो आपको टीवी में दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे फार्मर्स की प्रोटेस्ट हो रही हैं। अब आप तो चंडीगढ़ से हैं, यूनियन टेरिटरी ऑफ हरियाणा एंड पंजाब एपी सेंटर से हैं। राइट। ये देखा जाए, क्या फार्मर्स की मांग, आप पॉलिटिकल बायस हटा दो अपने दिमाग से, क्या उनकी मांग जायज नहीं है? उनकी मांग एमएसपी बिल्कुल की जायज है। और वो मांग है जो आपने प्रॉमिस किया था कुछ टाइम पहले, और राइट। आपने नहीं किया। या राइट। तो आप प्रॉमिस ना करते, आपने प्रॉमिस किया, और वो बेचारे किसान भी लोकसभा इलेक्शन से बिल्कुल पहले लास्ट पार्लियामेंट के सेशन तक वेट करते रहे, शायद बिल आ जाए, शायद बिल आ जाए। और उन्होंने कहा था अगर नहीं हुआ तो हम फिर दिसंबर में बोल दिया था कि हम इस तारीख को दिल्ली आएंगे, दिल्ली पर कूच करेंगे। उससे बुरी बात, वो दिल्ली में, अभी दिल्ली तो छोड़ो, अभी हरियाणा बॉर्डर पे होते हैं, और हरियाणा की गवर्नमेंट उनके लिए सड़क तोड़ देती है, बीच में से सड़क खोद देती है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफेंस है। इस पे मैं कुछ बोलना चाहूँ। जी जी जी। ऊपर से कील ठोक देते हैं कि वो मतलब वहां से ना आ पाए। मतलब ये एक लॉ है कि एक स्टेट का अगर सिटीजन मान लो दूसरी स्टेट में जा रहा है, उनको तो दिल्ली जाना था, हरियाणा तो बीच में पड़ रहा है, तो हरियाणा की गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए बीच में। ये एक चीज है। ऊपर से अब बोला जा रहा है कि ये फार्मर्स का प्रोटेस्ट नहीं है। जब पिछला प्रोटेस्ट हुआ था तो वो खालिस्तानी प्रोटेस्ट हो गया था। उससे पहले जब सीएनआरसी था तो वो कपड़ों से पहचान लिया जा रहा था उनको। अब बोला जा रहा है कि ये जस्ट इलेक्शन से पहले इसलिए हो रहा है क्योंकि राजनीति से प्रेरित है। उन बेचारों ने तो लास्ट सेशन तक वेट किया, और अगर ये राजनीति से प्रेरित होके इस टाइम पे हो रहा है, तो राम मंदिर की राम प्रतिष्ठा जो बिल्कुल इलेक्शन से पहले, वो भी खास तौर पे जब मंदिर ही पूरा नहीं बना था, जब मंदिर का खास तौर से शिखर ही नहीं बना था, जो कि शंकराचार्य जी बोल रहे थे सारे कि ये राइट। हमारे जो ग्रंथों में लिखा है, जो हमारी प्रॉपर जो हमारी प्रणाली होती है उसका उल्लंघन है। तो उस टाइम क्या हुआ? उस टाइम वो जो हमारे हिंदुइज्म में से बहुत सारे सेक्ट हैं, हिंदुइज्म में भी वैशवाइट, शैवाइट, लेकिन उसमें भी जो सबसे ऊपर के प्रतिनिधि माने जाते हैं वो शंकराचार्य जी हैं चारों, उसमें भी जो सबसे सीनियर मोस्ट है। अचानक से उन्होंने ऐसा बोला, वो चारों एक मिनट में, जिनसे आप फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बनकर उनका आशीर्वाद लेने गए थे, वो एक मिनट में कांग्रेसी बन गए। तो ये सारी चीजें जो कुछ हैं बीच में, ऊपर से अदानी जी का तो इशू अगर हम करेंगे तो पूरा 1 घंटा इसमें चला जाएगा। मतलब ये देखिए कि अदानी जी के इशू को सेबी की जो कमेटी इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उस कमेटी में साइरल श्रॉफ नाम के उनके समधी भी थे। वो क्या इन्वेस्टिगेशन होगा? इससे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हम एक चीज कहते हैं, वर्ड कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इससे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? और मीडिया को कुछ नहीं दिखाना। राम मंदिर की प्रतिष्ठा में राम जी से ज्यादा किसी और को दिखाया गया, और केवल मैं ही दिखूं इसलिए प्रेसिडेंट को भी नहीं बुलाया गया। होम मिनिस्टर जिनको आना था, होम मिनिस्टर और बाकी अपने पार्टी के भी मिनिस्टर, उनको भी बोला नहीं, कोई नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं, ऊपर से अब जैसे सत्यपाल मलिक जी आए सामने, उन्होंने कहा पुलवामा में ऐसे 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 हुआ था, इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। भाई कोई भी दुनिया में बड़ा होता है, 9/11 हुआ था, कुछ भी हुआ था, 26/11 हुआ था, इन्वेस्टिगेशन होता है। हाँ, इन्वेस्टिगेशन होता, वो भी सही फाइंडिंग्स ना आती लोगों के सामने, लेकिन एटलीस्ट होता तो। क्यों नहीं हुआ? तो ये सारी, और वो भी बिल्कुल इलेक्शन से पहले, पिछले इलेक्शन से पहले। ऊपर से अब जैसे बोलते हैं ये, अगर किसानों का ये जो हो रहा है, ये अगर राजनीति से प्रेरित है, तो फिर अचानक से 3 भारत रत्न देने होते हैं, आप इलेक्शन से पहले 5 भारत रत्न देते हो। उसमें एक है कर्पूरी ठाकुर, जिससे बिहार में आपको कुछ मिल जाए। चौधरी चरण सिंह, जिससे आपको किसानों के जो आपने किया था उसका कुछ कंपेंसेशन हो जाए।
या ऊपर से स्वामीनाथन जी, स्वामीनाथन जी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी किसानों की इस एमएसपी के लिए दे दी, को अब एक दिन पहले भारत रत्न देते हैं, और अगले दिन उसी एमएसपी के लिए जिसमें स्वामीनाथन जी ने अपनी पूरी लाइफ लगा दी, वो स्वामीनाथन कमीशन की आप रिकमेंडेशन ना मान के उनको छर्रों से मार रहे हैं, उनको रियल की जो रबड़ वाली बुलेट्स और बाकी बुलेट्स होती है उनको सीने पे मार रहे हैं, किसानों को ड्रोन से हमला हो रहा है उनको बीच में बंद करके कि वो कहीं भाग भी ना पाए। सो ये सारी चीजें। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मान लो आप जैसे बहुत इंडिया को सपोर्ट करते हो क्रिकेट में फॉर एग्जांपल, पूरे, अब इंडिया मान लो लास्ट में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहा है और 2 रन से इंडिया जीत गया, अब आप बड़े खुश हो। अचानक से आपको पता चले एक किसी ने 4 रन बनाए थे आपकी हमारी टीम में, ऑस्ट्रेलिया ने पैसे देके उसको अपनी साइड ले लिया, वो ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर बन गया पैसे लेके, और वो 4 रन जो उसने बनाए थे वो ऑस्ट्रेलिया के स्कोर स्कोर कार्ड में ट्रांसफर हो गए। तो आप देखना छोड़ दोगे क्रिकेट, आप बोलोगे फिर मैं क्रिकेट देखूं ही क्यों। ऐसे इलेक्शन में आपको पहले कुछ भी करना है आप करो, आपको स्पीचेस देनी है, आपको कन्विंसिंग करनी है, आपको लोगों को प्रेरित करना है अपना फ्यूचर का अपना विजन दिखा के, या रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए लेकिन वो भी आपने मान लो करी। उसके बाद एक बार रिजल्ट आ गए तो बात खत्म। पर यहाँ क्या होता है, नहीं, रिजल्ट के बाद ये एक नया वो दौर है कि रिजल्ट के बाद बाकी सारी पार्टीज अपने एमएलए को रिजॉर्ट्स में छुपा देती हैं विदाउट मोबाइल फोन्स, कि उन हॉर्स ट्रेडिंग ना हो जाए, कि खरीदा ना जाए। हाँ। तो ये सारी चीजें जो है, मतलब इलेक्शन होने के बाद, रिजल्ट होने के बाद भी हारा हुआ सरकार तोड़ के सरकार बना सकता है। तो फिर लोग कहेंगे हमने फिर इलेक्शन, हमने वोट दिया ही क्यों। हमारा जो जनता जनार्दन का जो मत था, जब उसको मानना ही नहीं है तो फिर इलेक्शन क्यों हो। पिछले 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई जिसमें एक भी क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। तो ये सारी चीजें जो है, महुआ मोइत्रा जो है वो अदानी जी को बिल्कुल इन्हीं पॉइंट्स पे, साइरल श्रॉफ, चाइनीज कनेक्शन क्या था, मतलब 6 शेल कंपनी जो विनोद अदानी जी मैनेज करते थे, वो 6 शेल कंपनीज का एक एड्रेस है। मतलब ये जो 22 क्वेश्चन सेबी और जो सुप्रीम कोर्ट एनालाइज कर रहे थे उसमें क्वेश्चन ही नहीं था, ये एक क्वेश्चन काफी था सब कुछ खत्म करने के लिए। 6 शेल कंपनीज का एक एड्रेस, और वो एग्जिस्ट नहीं करता एड्रेस। या उन सारी की सारी कंपनीज में एक चाइनीज चैंग चुंगलिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, उसका क्या कनेक्शन है। अगर वो चाइनीज उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाली कंपनी में है, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है उन सारी कंपनीज के, तो ये देश के लिए सही नहीं है। सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा वायलेशन नहीं है क्या, एक देश के लिए बहुत बड़ा रिस्क नहीं है क्या। वो कर क्या रहा है। हालांकि वो ताइवानी सिटीजन है, पर ताइवान चाइना, वो सीसीपी का एक मेंबर भी उनके फादर रहे हुए हैं। तो ये सारी राइट। चीजें, अगर पीछे आप देखो, आपको याद है कुछ 1 साल पहले, कोई बात नहीं करता, 1 साल पहले मुंबई में कुछ टाइम के लिए ग्रिड फेल हुआ था थोड़ा सा। तो अचानक से न्यूज आई थी कि मुंबई के जो पावर ग्रिड है, आर्टिफिशियल ग्रिड है, मतलब जो स्मार्ट ग्रिड है, उसमें भी चाइना घुस चुका है। ये न्यूज आई थी फिर कवर हो गई थी। वो कैसे हुआ। कहीं ना कहीं से तो चाइनीज घुसा होगा इंडिया के पावर ग्रिड तक। तो यहां से, इसीलिए लेह लद्दाख बॉर्डर पे जो हो रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, सुब्रमण्यम स्वामी जी बोल रहे हैं, और उनकी मैं बहुत सारी बातें मानता नहीं हूँ, पर वो बीजेपी के एक बहुत लर्नेड इंसान है, उनके बहुत सारी सोर्सेज हैं, उनकी दुनिया में इतने स्टूडेंट्स हैं, उनके हर जगह पर हैं। उन्होंने बोला 400 किलोमीटर अंदर तक आ चुके हैं, बहुत सारे आर्मी के लीडर्स ने बोला जो रिटायर्ड हो चुके हैं, आर्मी के बहुत सारे लीडर 400 किलोमीटर तक आ चुके हैं, मगर कोई कुछ बोलता नहीं है। अभी पहले ही, थोड़े टाइम पहले, कुछ चाइना के सीसीपी के मेंबर नागपुर गए थे टू मीट एन ऑर्गेनाइजेशन। कुछ भी होता है तो वो जॉर्ज सोरोस का टूल, ये जॉर्ज सोरोस टूल किट को कांग्रेस से जोड़ा जाता है। मैंने जितना रिसर्च किया है, जॉर्ज सोरोस और बाकी सारे जो भी हैं, रॉकेफेलर्स, रॉथशाइल्ड्स, तो बहुत सारी चीजों को उस तरीके से एंगल में शिव दिखाया जाता है जिस तरीके से वो नहीं है। तो इसलिए कोई भी सरकार जीते, कोई भी सरकार जीते, बस प्रॉब्लम बात यह है कि वो एक फेयर इलेक्शन होना चाहिए, लोगों को डराया धमकाया नहीं जाना चाहिए, और
मीडिया जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी माना गया है, क्योंकि मीडिया, आप, मैं, इतने सारे टेक्स्ट हैवी लोग जो हमें देखेंगे, जो आपके सब्सक्राइबर है वो सब है, वो कितने हैं पॉपुलेशन के? जो इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स को भी देखते हैं, कितने देखते हैं? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख। लेकिन अभी भी जो मेजर पॉपुलेशन है, जो रूरल एरियाज में रहते हैं या जो अर्बन एरियाज में रहते हैं, बड़े एजेड हैं जो टेक्स हैवी नहीं है, वो टीवी का रिमोट कंट्रोल ऑन करके टीवी ही देखते हैं। तो जो टीवी में बताया जाता है, उनका रोज 2+2 5 बोलोगे, उनका वो व्यू बन गया था उनके दिमाग में। तो हम्म। वो इसलिए डेमो मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोला गया है। और फिर आपने देखा होगा कि एक चैनल था एनडीटीवी, जो थोड़ा अगेंस्ट दिखाता था। वो इतना अगेंस्ट दिखाता था, वो भी मुझे पसंद नहीं है, मैं आपको सच बताऊं। हम्म। बाकी सारे एक दूसरे एक्सट्रीम में, वो एक दूसरे एक्सट्रीम में था। सेंटर में कोई भी नहीं है जो एक एक पॉलिसी पे अप्रिशिएट या क्रिटिसाइज करे। लेकिन वो एक था, उसको भी कैसे फोर्सफुली अदानी जी ने एक्वायर किया। तो ये सारी चीजें हैं। अब महुआ मोइत्रा, जिन जो अदानी जी को वो कर रही थी, उनके ऊपर कैसे वो केस बनाया, उनके कैसे पिछले सारे ईमेल्स जो भी था सब कुछ, उनका कैसे सब कुछ फिल्टर आउट करके कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा किसी के अगेंस्ट। तो उनको वो टारगेट करके निकाल दिया। कैसे इतने सारे रिकॉर्ड एमपी जो भी पिछले सेशन में, इस वाले सेशन में नहीं, इससे पिछले सेशन में एक्सपेल हुए थे, उनको बाहर ही निकाल दिया। फिर बस मेजोरिटी सरकार वो ही बैठी थी और सारे बिल उन्होंने पास कर दिए, विदाउट एनी डिबेट्स, विदाउट एनीथिंग। मणिपुर में जो हो रहा है, एक ये नई चीज है कि इंटरनेट शट डाउन कर दो। अभी जैसे जो यहाँ पे हो रहा है, इंटरनेट बंद हो गया हाँ, पंजाब के कितने सारी डिस्ट्रिक्ट्स में। कश्मीर, हरियाणा में पूरा। हाँ, कश्मीर में हुआ था, सब कुछ हो गया। पीछे हरियाणा में जो पीछे एक वायलेंस हुई थी, सब कुछ। मणिपुर में इंटरनेट शटडाउन। तो ये इंटरनेट शटडाउन का एक नया वो है कि लोगों को इंटरनेट पे वो पता ना चल जाए जो सरकार का नैरेटिव है। भाई फिर लोग टीवी देखेंगे और टीवी में वही आएगा जो सरकार नैरेटिव दिखाना चाहती है। तो ये सारी चीजें एक डेमोक्रेसी के लिए हार्मफुल है। मैं ये नहीं कह रहा इंडियन डेमोक्रेसी विल नॉट सर्वाइव दिस। इंडियन डेमोक्रेसी एक बहुत ही ज्यादा ऐसी डेमोक्रेसी है जिसमें व्हाइट ब्लड सेल बहुत ज्यादा हो, जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा हो। क्योंकि यहाँ पर अनेक, एक यूनिफॉर्म सोसाइटी नहीं है। यहाँ पर हर जाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, यहाँ पे हर सोच के लोग हैं। अभी भी आप देखें, जैसे अभी रूलिंग पार्टी मान लो अपनी पीक पे भी है। सो एक बार 32% के आसपास वोट शेयर था ऑल ओवर इंडिया, एक बार 37% के आसपास था ऑल ओवर इंडिया। अभी भी देखा जाए तो लगभग, अगर इंडिया 125 करोड़ में अगर 100 करोड़ इंडियंस हैं, तो उसमें अभी भी 80-90 करोड़ दे आर नॉट सपोर्टिंग दैट पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। तो इसलिए राइट। अब देश के सामने बहुत ज्यादा एक क्लियर व्यू है कि आपको महात्मा गांधी का इंडिया बनाना है, या जिन्होंने महात्मा गांधी को मारा, नाथूराम गॉडसे वाले राम, उनका इंडिया बनाना है। तो दो राम है, एक वो हे राम जो गांधी जी ने मरते हुए बोला था, और एक वो राम जो नाथूराम के राम नाम में आता है, राम। तो बिल्कुल क्लियर व्यू है अभी इंडिया के पास में, आपको किस डायरेक्शन में जाना है। एक डायरेक्शन आपको वहां लेके जाएगा जहां जहां आप और ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी बन सकते हैं, और एक फाउंडेशन बनेगा टू बी अ सुपर पावर। एक ऐसी जगह पे जहां आप, इकोनॉमी हो सकता है एक मुकाम तक पहुंच जाए, मगर जब लोगों के दिल में ही ऐसा होगा कि मैं इसको मार दूं या ये मुझे मार देगा, तो वो फिर एक लंबे दौर तक नहीं जा पाती। ये हमने बहुत सारे देशों में देखा है। ये हमने चाइना में देखा है, ये हमने रशिया में देखा है, हमने ईरान में देखा है, हमने बहुत सारी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में देखा है। तो उस डायरेक्शन में अगर हम ना जाएं, और ये केवल ये बीजेपी में भी, जैसे अटल जी थे, ही वॉज अ स्टेट्स पर्सन, ही वॉज अ स्टेट्समैन। उन्होंने न्यूक्लियर पावर बनाया इंडिया को, तो हम उनके ऋणी रहेंगे हमेशा तक हमें। तो वो एक स्टेट्समैन थे, वो सबको साथ लेके चलते थे। जैसे नितिन गडकरी जी हैं, वो जितना मैंने उनको देखा एज अ स्पीकर भी, या एज अ हेड ऑफ बीजेपी, बीजेपी का जब वो अध्यक्ष थे, तो वो सबको साथ लेके चलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया की तो इतनी डाइवर्सिटी है बाकी देशों से भी ज्यादा, कि और ज्यादा साथ लेके चलना चाहिए। वहां पे एक बोले कि नहीं, जो मैं बोलूंगा वो नीचे ऑर्डर मेरे जाएंगे, ट्रिकल डाउन होगा। कोई मुझे से कोई वाई वॉट वेन वेन कुछ नहीं बोलेगा, सब कुछ मैं डिसाइड करूंगा। वो चीज बहुत रॉन्ग है।
अब आप देखिए, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, एक तो उससे क्या साबित हुआ, ऊपर से हर दिन उसके रूल चेंज होते थे, हर दिन। अगर वो 100 दिन इम्प्लीमेंटेशन उसकी रही तो 100 दिन रूल चेंज होते थे। आज एटीएम बड़े हो गए, आज नोट छोटे हो गए, आज आप इतने पैसे निकाल सकते हो, आज आप इतने नहीं निकाल सकते, जिसके बेटे बेटी की शादी है वो इतने निकाल सकता है, जो मर रहा है हॉस्पिटल में वो इतने निकाल सकता है। सब कुछ मेस था। तो वो उससे क्या अचीव हुआ? तो ये सारी चीजें, यू हैव टू बी अ विजनरी फॉर दैट। और अगर मैं ये नहीं कह रहा हर लीडर विजनरी हो सकता है, मगर उसकी टीम एक विजनरी हो सकती है जिनको उनको सुनना चाहिए। यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। अगर आप गुड लिसनर नहीं हो, यू कैनॉट बी अ गुड लीडर। अपना जो बोलना है, गिने चुने शब्द बिल्कुल लास्ट में, जब सबको सुन लो, उससे जो आपका एक डिसीजन बनेगा। तो यहाँ पे कर दिया जाता है पहले, सुना जाता है बाद में। तो ये सारी चीजें जो है, तो ये मैं बोलना नहीं चाहता यहाँ पे उन शब्दों में कि अगर ऐसा होता है कि अभी की गवर्नमेंट मान लो कंटिन्यू करती है, तो, और मैं फिर से बोल दूं, मैं कांग्रेसी नहीं हूं, मैं कोई नहीं हूं, मैं एंटी बीजेपी नहीं हूं। अगर बीजेपी में भी कोई ऐसा स्टेट्समैन आता है अटल जी की तरह, मैं पहला होऊंगा जो बोलूंगा लोगों को सिलेक्ट हिम। क्योंकि बीजेपी में वो गट्स है जो वो कर देती है, जो बाकी गवर्नमेंट शायद ना कर पाए। लेकिन इट शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ द जो हारमोनी की, एक जो अंडरलाइंग फैब्रिक है कंट्री की, उसके कॉस्ट पे नहीं। क्योंकि वो एक बार टूट गया, वो फिर जोड़ना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं होता कि वो एक बार टूट गया, दूसरी सरकार आई, उसने बजट पास किया और फिर से लोगों के दिलों में प्यार आ गया। वो एक बार नफरत हो गई, वो जनरेशन जब मर के, जब दूसरी यंग जनरेशन होगी, तब तक वो नफरत रहेगी सोसाइटी में। राइट। हाँ, तो ये एक बहुत ऐसी चीज है जो कि हमें बहुत सीरियसनेस से लेनी चाहिए। अगर मैं एज अ बीजेपी सपोर्टर मैं बोलूं कि नहीं, आई सपोर्ट यू, लेकिन ये चीज आप गलत कर रहे हो, उससे क्या होगा, वो सरकार अपनी हील्स पे रहेगी। नहीं नहीं नहीं, मेरे सपोर्टर तो हैं, पर दे आर चेकिंग ऑन मी। तो वो हमेशा जवाबदेही उनकी रहेगी। वरना क्या होता है, आंख बंद करके अरे मैं तो कुछ भी करता हूँ, ये तो सब मुझे सपोर्ट करते हैं, फिर एक वो डिक्टेटोरियल फॉर्म में चला जाता है। अगर आप नाजी जर्मनी को पढ़े, हिटलर को पढ़े, तो वो पहले इलेक्शन जीत के आए थे, हम्म। लास्ट में उन्हें दिखा रही है तो हर चीज में मुझे सपोर्ट मिल रहा है। तो फिर एक वो चीज हम्म। आ जाती है कि इसको क्यों ना कंटिन्यू किया जाए पावर को हमेशा के लिए। तो अगर अगले इलेक्शन में कुछ ऐसा हुआ, तो मैं जो देख रहा हूँ वो एक बहुत एक ऐसी चीज होगी जो प्लेजेंट नहीं होगी लोगों के लिए। लेकिन मैं एक चीज ये भी देखता हूँ कि जितना मैंने इंडिया को देखा है, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, अगर, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, तो देयर विल बी अ चेंज, देयर विल बी अ चेंज। ये जो पीछे स्टेट इलेक्शन हुए, मैंने उस पर खास तौर पे इतना बोला नहीं, पर वो जो पीछे स्टेट इलेक्शन हुए और जो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुए थे, ऐसा क्यों हुआ कि स्टार्टिंग में जब बैलेट पेपर की काउंटिंग होती है, जो आर्मी पर्सनल या जो बूढ़े लोग हैं जो वोटिंग देने नहीं जा सकते, जब उनकी काउंटिंग होती है, ऑपोजिशन इज अहेड, और जैसे ही ईवीएम काउंटिंग स्टार्ट होती है, सब कुछ चेंज हो जाता है। और जो जो क्लोज काउंटिंग की सीट्स होती हैं, जिसमें 100 वोट, 200 वोट, 300 वोट, 400 वोट का अंतर होता है, वो एक ही डायरेक्शन में जाती है वो सारी, जिससे सब कुछ चेंज हो जाता है। अगर थोड़ा सा आपके पास टाइम है, अगर 2 मिनट में इस पे डिस्कस कर लूं, हम्म। ईवीएम में है क्या? मैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही उठने वाला था सर। ईवीएम के बारे में कुछ बताइए कि आपको क्या लगता है, ये हैक हो सकता है, हो चुका है, या फिर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है? इस पे देखो, थोड़ा प्रकाश डालिए। थैंक यू। और ये ईवीएम मैंने सुना है सिर्फ इंडिया में ही होता है, और कहीं पे भी ईवीएम यूज नहीं होता है किसी भी वर्ल्ड में, ओके, किसी भी देश में। तो देखिए, ईवीएम, जैसे जापान जैसी कंट्री है, तो वहां पे तो पेपर ही यूज होता है अभी, बैलेट पेपर। और जापान तो इतने मतलब ऑनेस्ट लोग हैं, वहां पे तो बैलेट पेपर पे पेंसिल से लिखते हैं लोग। अगर इंडिया हो तो पेंसिल भी नटराज रबड़ से पूरा मिटा के सब कुछ चेंज कर दे। तो वो अलग चीज है। लेकिन कुछ कंट्रीज में, एडवांस कंट्रीज में, फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया, यूएस में भी एक लेवल तक ईवीएम यूज होती है। ईवीएम यूज होती है। अब वहां पे क्या है, एक अंतर है दूसरे कंट्रीज और इंडिया की ईवीएम में। दूसरे कंट्रीज की ईवीएम इंटरनेट से भी कनेक्टेड होती है, तो वो हैकेबल हो जाती है। लेकिन वहां पे ये है कि उन कंट्रीज की जो ईवीएम है, वो बायोमेट्रिक्स के साथ लिंक्ड है अपने सिटीजन्स के।
तो दूसरे कंट्रीज की ईवीएम हालांकि इंटरनेट से लिंक्ड है, मगर उसमें सिटीजन्स की बायोमेट्रिक मैप्ड है। और जैसे ऑस्ट्रेलिया में अब देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में जो ईवीएम का जो पूरा कोड है, सोर्स कोड है प्रोग्रामिंग का पीछे, वो पूरा पब्लिक है। इंडिया में क्या है, एक अच्छी चीज ये है कि इंडिया में इंटरनेट या किसी भी ब्लूटूथ या वाईफाई किसी चीज से कनेक्टेड नहीं हो सकती वो, तो हैकेबल नहीं हो सकती। अब ध्यान से सुनिएगा, हैकेबल नहीं हो सकती इसका मतलब मैनिपुलेट नहीं हो सकती, ये चीज नहीं है। हैक होने के अलावा मैनिपुलेट हो सकती है। मैं आपको बताता हूं कैसे। इंडिया में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन क्या बोलता है सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई याचिका लेके जाता है, हालांकि मुझे आश्चर्य होता है कि ये 1 साल 2 साल पहले इस पे मुहिम क्यों नहीं हुई। क्योंकि अगर आपको पता है आप एक मैच खेल रहे हो, उसको आपको पता है कि रेफरी दूसरी साइड से कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो आप खेलोगे ही क्यों। तो ईवीएम, एक तो पहली बात ये, जो अभी इंडिया में टेक्नोलॉजी यूज होती है, ये 1970s लेट 70s के टाइम की जो टेक्नोलॉजी थी वही अभी यूज होती है। सेम टेक्नोलॉजी, उसको अपग्रेड नहीं किया गया, क्योंकि अपग्रेड करेंगे तो वो मैनिपुलेट नहीं हो पाएगी। उसको अपग्रेड नहीं किया गया। सेकंड, वो जो ईवीएम बनाती है वो कंपनी, जो मेनली जो उसके पूरा उसकी प्रोग्रामिंग और वो करती है वीवीपैट की, वो है बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जो इंडिया की डिफेंस मैन्युफैक्चरर है, पीएसयू है, सरकारी कंपनी है। बेल का अगर आप अभी हेड देखें कौन है, तो आप, मैं बताऊंगा नहीं, आप खुद देखिए उनके आरएसएस के साथ क्या लिंक्स हैं, उनके पीएम मोदी के साथ क्या लिंक्स हैं। अगर आप अभी, जो इलेक्शन कमीशन के हेड को बनाने की जो प्रक्रिया होती थी, तो 3 लोग होते थे। 3 में से जिसको 2 वोट मिलते थे वो बन जाता था। तो एक होता था प्रधानमंत्री, एक होता था ऑपोजिशन का लीडर, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, और एक होता था सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, जैसे अभी सीजेआई चंद्रचूड़ है। अब इसमें क्या होगा, इसमें तो मोदी जी हार भी सकते हैं। तो अभी जो पिछला सेशन हुआ था उसमें एक लॉ ले आए कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं होना चाहिए, एक प्रधानमंत्री, एक ऑपोजिशन का लीडर, एक कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर किसकी पार्टी का होगा। अब मान लो यहाँ पे क्या, प्रधानमंत्री। मान लो अब यहाँ पे पीयूष गोयल जी बैठे हैं, हम्म या नितिन गडकरी जी बैठे हैं, या राजनाथ जी बैठे हैं। उनकी हम्म क्या मजाल, जो मोदी जी बोले वो बोले नहीं, ये नहीं, हम तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो बोल रहे हैं वो सही है। तो 2:1 तो पहले ही डिसाइडेड है, तो क्यों किया। तीसरा, अगर वोटिंग में ये है, हर किसी का राइट है कि उनको ये पता होना चाहिए कि मेरा वोट किसको गया, दिखना चाहिए आंखों से। बैलेट पेपर पे क्या होता था, मैंने इसको सिलेक्ट किया, पर्ची मोड़ी, बॉक्स के अंदर डाल दी, मुझे पता है किसको गया। अभी क्या हो रहा है, अभी ऐसा हो रहा है कि आपने बैलेट पेपर का बटन दबा के अपने दोस्त को दे दिया, भाई वो बैलेट बॉक्स में डाल दियो। अब उसने डाला या नहीं डाला या क्या किया उसको आपको नहीं पता, पता आपने बटन दबा दिया, अब आपको नहीं पता क्या हो रहा है। राइट। तो इसमें क्या है, प्रॉब्लम ये है, एक बैलेट यूनिट होता है जिसमें आप बटन दबाते हो, एक कंट्रोल यूनिट होता है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनके बीच में जो उन दोनों को लिंक करता है वो होता है वीवीपैट, जहां से पर्ची निकलती है। अब प्रॉब्लम क्या है, आपने मान लो येलो बटन दबाया, वीवीपैट से पर्ची निकली, और आपको दिखा, हाँ मैंने येलो को चूज किया, येलो वाले उम्मीदवार को सिलेक्ट किया, ठीक है, जो मैं चाहता था उसी को वोट किया। वो तो आपके पास पर्ची आई। अब वीवीपैट अंदर से कंट्रोल यूनिट को उसने येलो भेजा या ग्रे भेजा वो आपको नहीं पता, राइट। तो आपका वोट कॉम्प्रोमाइज हो चुका, हो गया, उसके चांसेस हैं बहुत ज्यादा। तो ये वीवीपैट जो है ये बीच में नहीं होना चाहिए। अब लोग क्या कहते हैं कि ऐसा कर दीजिए इलेक्शन कमीशन को कि जो भी बटन दबाए, जो भी वीवीपैट से पर्ची निकले, वो पर्ची हम बैलेट बॉक्स में डालें और वो काउंट हो, ईवीएम काउंट ना हो, राइट। वो काउंट हो, क्योंकि अब उसमें हमें पता है, हमने चेक किया हुआ है। उस पर इलेक्शन कमीशन मानते नहीं है। वो क्या कहते हैं कि इसमें टाइम बहुत कम वेस्ट होगा, मतलब इसमें टाइम, कौन गिरेगा। हाँ हाँ। वैसे बाकी चीजों में महीनों सालों वेस्ट होते हैं, यहाँ पे अगर 1 दिन की बजाय 2 दिन की बजाय अगर 4 दिन लग रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉर कंट्री, फॉर डेमोक्रेसी, इससे इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं, राइट। उसमें क्यों नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है
कि इलेक्शन रिलेटेड जो चीज है वो उनके ज्यूरिसडिक्शन के बाहर आती है, उनके बाहर होती है, वो इलेक्शन कमीशन को देखना है। तो ये एक चीज है। हालांकि मैं इसके बारे में ज्यादा बोलता नहीं हूँ, क्यों? अगर मैं इसके बारे में बोल दूंगा अरे ईवीएम कॉम्प्रोमाइज है, ये है, तो लोग बहुत होपलेस फील करते हैं, फिर लोग बोलेंगे वोट देने क्यों जाना। तो होपलेसनेस हो गई तो आप और ज्यादा प्रॉब्लम में आ गए, और ज्यादा फिर आप के चांसेस बिल्कुल खत्म हो गए। तो किस तरीके से करना है, तो ये रिफॉर्म करने हैं, सारी चीजें करनी है। और ईवीएम के अगेंस्ट सबसे ज्यादा एल के अडवाणी जी बोलते थे जब यूपीए को पावर में थी। एल के अडवाणी जी, उनकी पूरी हाँ। बुक्स वगैरह हैं कि कैसे ये मैनिपुलेट हो सकती है। तो जब भी टेक्नोलॉजी बीच में आएगी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। आपको वीवीपैट के प्रोग्राम को चेंज नहीं करना, उसका जो डेटा होगा ना, डेटा जो अपलोड होता है, जो डेटा मॉड्यूल जो अपलोड करते हैं हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से, सिंबल वगैरह, सिंबल मॉड्यूल कहते हैं उसको। इलेक्शन कमीशन के लोग इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से सिंबल मॉड्यूल डाउनलोड करते हैं अपने लैपटॉप में, और वो लैपटॉप वीवीपैट से कनेक्ट करके उसके अंदर डाउनलोड करते हैं। क्योंकि कुछ सिंबल कहीं होते हैं, कुछ सिंबल कहीं नहीं होते। अब उसमें आपको बस उसमें एक छोटा सा एस्ट्रिक करके आपको बस चेंज करना है। तो आप ये सेटिंग कर सकते हो। एक तो आपको येलो वोट नहीं पता चला कि वो येलो वोट ही कंट्रोल यूनिट तक गया, जाके बस पर्ची आई थी, या ग्रे होके चला, ग्रे होके कंट्रोल यूनिट में घुसा उसका आउटपुट। दूसरा, वो ऐसा बहुत आसानी से हो सकता है कि रूलिंग पार्टी के अलावा किसी भी, कोई भी 3 वोट जाए तो चौथा वोट अपने आप उनको चला जाए, या हर 5वां वोट उनको चला जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। और वो सोर्स कोड अब पब्लिक नहीं होता। तो ये की तरह, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम यूएस में आए तो यूएस भी टाइम साइकिल में इंडिया की तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे है। यूएस के लिए भी मेक और ब्रेक है। इंडिया से उल्टा है। इंडिया में जैसे सारी चीजें अभी हमें दिख रहा है राइट विंग से कंट्रोल्ड है, वहां पे सब लिबरल्स कंट्रोल करते हैं। जो इंडिया में आप जिनको लेफ्ट बोलोगे, वो एक बिल्कुल ऑपोजिट साइड में है। वो कहते हैं अपने बॉर्डर भी खोले रखो। अभी जैसे पूरे मैक्सिको इधर उधर से सारे ड्रग्स वगैरह, लोग सैर करते करते अमेरिका में आ जाते हैं, कोई इन्हें रोकने वाला नहीं है यूएस में। जो यूएस के टेक्सास बॉर्डर, एरिजोना बॉर्डर पे मैक्सिको के साथ, उनको इंस्ट्रक्शन है, कोई रोकेगा नहीं। आइस के एजेंट्स होते हैं यूएस के, सोचो वर्ल्ड सुपर पावर, उनको रोकेगा कोई नहीं, उनको अंदर आने दो। वो अंदर आके क्राइम्स करते हैं, ड्रग्स का ये करते हैं, इलीगल है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनके पास। तो ये किया जा रहा है। ट्रंप ने क्या बोला था? इनको रोकना है। उसने वॉल भी बनानी स्टार्ट करी थी। उसको क्या बोला था? एंटी ह्यूमन, रेसिस्ट, एंटी इमिग्रेशन। उसने इमिग्रेशन के अगेंस्ट नहीं बोला, उसने कहा लीगल इमिग्रेशन इज वेलकम। जो लोग इतने डॉक्यूमेंट से सालों साल वेट कर रहे हैं, एम्बेसी में चक्कर मार रहे हैं, वो आएंगे। जो देश के लिए एक लाइबिलिटी नहीं बनेंगे, क्राइम नहीं करेंगे। क्या वो जो बॉर्डर के थ्रू घुस के आ रहे हैं? तो पूरी मीडिया ने यूएस की उनको एक एंटी इमिग्रेशन बताया। फिर उन्होंने कहा अगर हमारी कंट्री का कोई भी प्रोडक्ट चाइना में जाता है या जर्मनी में जाता है, और वो हमारी कंट्री के प्रोडक्ट पे बॉर्डर के अंदर घुसते ही 20% टैक्स लगा देते हैं, तो जब उनका प्रोडक्ट हमारे अंदर आएगा तो हम क्यों टैक्स नहीं लगाते? हम 0% क्यों रखते हैं टैरिफ? तो मतलब यूएस गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियली यूएस कंपनीज को अनकॉम्पिटिटिव बना रखा था। मैंने कहा आप 20% रखते हो, हम भी 20% करेंगे। फिर क्या बोला? ही इज अगेंस्ट फ्री ट्रेड। नहीं नहीं, फ्री ट्रेड, उन्होंने कहा फ्री ट्रेड सही है, बट फ्री ट्रेड शुड बी फेयर ट्रेड, इट शुड बी टू वे राइट। ट्रैफिक। तो वो सारी चीजें मीडिया नहीं दिखाता। उन्होंने कहा आई एम अगेंस्ट एंटी इस्लामिक टेररिज्म, रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म, रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म। उनको बोला ही इज अगेंस्ट इस्लाम। नहीं, ही इज नॉट अगेंस्ट इस्लाम। उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि यूएस से मुस्लिम्स को ये कर दो वो कर दो, बल्कि उनके अपने कैबिनेट में थे मुस्लिम्स। आई एम अगेंस्ट वो जो एक कंपोनेंट है, रेडिकल कंपोनेंट। और वो इस्लाम की जो भी हमारे मुस्लिम्स लोग हैं वो देख जानते हैं कि एक कंपोनेंट है जो पूरी कम्युनिटी को बदनाम करता है। उसे कंपोनेंट को डील करना था उनको, जो उन्होंने टेम्पररी कुछ कंट्रीज से वीजा बैन या जो जो सब किया था। ग्लोबल क्लाइमेट आपको पता है कितना बड़ा एक होक्स है। क्लाइमेट वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि हम फोटोन बेल्ट में जा रहे हैं। अपन फोटोन बेल्ट में जा रहे हैं, वहां पे फोटोन्स प्रधान है।
इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड नहीं है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से सब नहीं, फोटोन्स आर प्रधान। अब वो कॉस्मिक लाइट है, प्लस चार्ज है। अब कॉस्मिक लाइट है हम्म तो उसमें गर्मी थोड़ी सी ज्यादा होगी, और ये हिस्ट्री में हुआ है हमेशा, कि हमेशा इस टाइम हम्म साइकिल में हुआ है, ये साइंटिस्ट जानते हैं।